तो स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 6 आरके कंस्ट्रक्शन। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का थर्ड क्लास है। आरके कंस्ट्रक्शन अंडरटुक का कॉन्ट्रैक्ट, ये क्वेश्चन नंबर 6 शीट में दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है आरके कंस्ट्रक्शन अंडरटुक का कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 5 किलोमीटर रोड। सबसे पहला बात, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है कि एक होता है पार्टी कॉन्ट्रैक्टी, मतलब कस्टमर जो अपना बिल्डिंग बनवा रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी तरह का कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, और दूसरा पार्टी होता है जो अंडरटेक करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उसको बिल्डिंग बना के देगा या प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देगा, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। तो आरके कंस्ट्रक्शन जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टर है, क्योंकि उन्होंने एक अंडरटेक किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 5 किलोमीटर रोड्स ऑफ बरानगर म्युनिसिपैलिटी ड्यूरिंग द ईयर 2014-15, मतलब ये एक फाइनेंशियल ईयर है विच स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च 2015 फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो डिटरमाइन किया जाता है बाय एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट बनता है किसके बीच में, कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को लेके। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का वो दाम है जो डिटरमाइन किया गया है, जो डिसाइड किया गया है बाय द कॉन्ट्रैक्टी एंड द कॉन्ट्रैक्टर। The contract was executed in 3 months. The contract was executed in 3 months का मतलब होता है, अंडरलाइन करके लिख लो, completed in 3 months. Executed in 3 months का मतलब हो गया completed in 3 months. The following information are available in respect of the contract. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग को अवेलेबल दिया हुआ है। मटेरियल परचेज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, वेजेस पेड दिया हुआ है, हायर चार्जेस ऑफ रोड रोलर। रोड रोलर क्या होता है, एक बड़ा सा जो गाड़ी होता है जो रास्ता को इक्वल करने के लिए, है ना, सिमेट्रिकल करने के लिए, बराबर करने के लिए यूज किया जाता है। इक्विपमेंट परचेज, ये इक्विपमेंट तो हमारा एसेट है, इसका जो डेप्रिसिएशन होगा वो चार्ज करेंगे। अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है, लिखा है एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो हाईलाइट कर लेंगे वर्ड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द इक्विपमेंट वाज ट्रांसफर्ड टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹60,000। देखो हमने इक्विपमेंट परचेज किया था, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइट स्टार्ट किया था, इक्विपमेंट परचेज किया था 80,000 का, और जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, काम कंप्लीट हो गया, तो हमने इक्विपमेंट जो वही इक्विपमेंट को दूसरा साइट में भेजा, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट पे भेजा, तब उसका वैल्यू कितना था, 60,000। मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में इस इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 20,000। इस कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में उस इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 20,000। मटेरियल रिटर्न टू द स्टोर, दिस इज नथिंग बट सिमिलर टू परचेज रिटर्न। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर जो है दिस इज सिमिलर टू परचेज रिटर्न। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस बोल रहा है चार्ज एट द रेट 50% ऑफ वेजेस। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस मेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये सब हमको निकालना है कि कॉन्ट्रैक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है किसको, कॉन्ट्रैक्टर को। ये चैप्टर हमको कॉन्ट्रैक्टर के व्यू पॉइंट से पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सम नंबर 6। सम नंबर है 6, तो यहां पे हेडिंग दे देंगे इन द बुक्स ऑफ आरके कंस्ट्रक्शन। तो आरके कंस्ट्रक्शन हो गया कंपनी का नाम, मतलब वो बिजनेस का नाम, कॉन्ट्रैक्टर का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम, इन द बुक्स ऑफ आरके कंस्ट्रक्शन। उसके नीचे बनाएंगे हम लोग को, क्या बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। देखो जनरली एक बिल्डिंग बनने में ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ तो रोड बना रहे हैं हम लोग, जनरली हम लोग जब सम में देखते हैं कोई बिल्डिंग बनता है तो जनरली 1 साल से ज्यादा समय लग जाता है, बट क्योंकि इस सम में स्पेसिफिकली बोल दिया है द कॉन्ट्रैक्ट वाज एग्जीक्यूटेड विद इन 3 मंथ्स, है ना, इन 3 मंथ्स, इसका मतलब 3 महीना में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। तो जितना खर्चा किया हम लोग ने वो 3 महीना में ही किया था। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमको बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट एंड राइट हैंड साइड में लिख देंगे क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट लिख देंगे। उसके बाद यहां लिख देंगे पर्टिकुलर्स, उसके बाद अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स, और फिर अमाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख दिए। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है वो बेसिकली 3 पार्ट में बनता है, मतलब 3 टियर लेजर जैसा बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का सबसे जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग सारा कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड खर्चा ले लेंगे, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा 2 मटेरियल्स। देखो मटेरियल्स परचेज कितना किया था,
टू मटेरियल्स, तो हम लोग लिख देंगे टू मटेरियल्स परचेज या टू परचेज ऑफ मटेरियल, टू मटेरियल परचेज 2 लाख रुपया या टू परचेज ऑफ मटेरियल 2 लाख रुपया। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि वेजेस भी पे किया था, वर्कर लोग काम कर रहा था, रोड बनाने के लिए जो वर्कर लोग काम कर रहा था, जो लोग मेहनत कर रहा था, उनको हमने वेजेस पे किया था। तो टू वेजेस कितना 80,000 रुपया। हम लोग याद रखेंगे ये जो मटेरियल है और जो वेजेस है इन दोनों को हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ये हम लोग याद रखेंगे, आगे चल के चैप्टर में इसका इंपैक्ट आएगा। ठीक है, मटेरियल और वेजेस को क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। उस पे हम देख रहे हैं हायर चार्जेस। हायर चार्जेस का मतलब होता है भाड़ा पे लेना। ठीक है, भाड़ा पे लेना। रोड रोलर देखो कंस्ट्रक्शन कंपनी का जनरली अपना नहीं होता है, क्योंकि ये सब जो मशीन्स है या फिर ये सब जो बड़ा बड़ा इक्विपमेंट है इसका ज़रूरत रोज नहीं पड़ता, तो कभी कभार ज़रूरत पड़ता है तो भाड़ा पे मंगा लेते हैं 1-2 घंटा के लिए, और भाड़ा पे फिर 1-2 घंटा का भाड़ा दे के रिटर्न कर देते हैं। तो कोई खरीदता नहीं जनरली इतना बड़ा मशीन सिर्फ खरीदने से नहीं होता, उसको रखना भी पड़ता है, मेंटेन भी करना पड़ता है, फिर उसके लिए फिर उसका अलग से मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, रिपेयरिंग खर्चा होगा। इसलिए कंस्ट्रक्शन कंपनी को क्या करता है, भाड़ा पे ही लेके आ जाता है, उतना हेडेक नहीं रखता है, 1-2 घंटा काम करवा के फिर रिटर्न कर देता है। तो टू हायर चार्जेस ऑफ रोड रोलर, रोड रोलर ये दिया हुआ है 10,000 रुपया। मतलब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, रोड को बनाने से रिलेटेड जितना खर्चा है वो सारा खर्चा पहले हमको रिकॉर्ड करना है। उसके बाद देखो इक्विपमेंट जो परचेज किया वो कोई खर्चा नहीं है, वो तो एक एसेट है। तुमको समझना पड़ेगा एक्सपेंस और एसेट में डिफरेंस है। इक्विपमेंट परचेज एक एसेट है। तुम देखो इक्विपमेंट हमने कितना का परचेज किया था, 80,000, और ये कब परचेज किया होगा? एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट हमने स्टार्ट किया था, रोड बनाना स्टार्ट किया था तभी खरीद लिया होगा। कोई ऐसा मशीन, इक्विपमेंट मतलब कोई मशीन, तो मशीन तो हमने कॉन्ट्रैक्ट का शुरू में ही खरीदा होगा। और देखो साल का एंड में, एट द एंड ऑफ द ईयर, जब हमने इस इक्विपमेंट को ट्रांसफर किया किसी और कॉन्ट्रैक्ट साइट पे, तब इसका वैल्यू कितना किया? 60,000। मतलब उसका वैल्यू कितना से डेप्रिशिएट हो गया? 20,000 से। तो हम लिख देंगे यहाँ पे टू डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, तो लिख देंगे टू डेप्रिशिएशन ऑन इक्विपमेंट, टू डेप्रिशिएशन ऑन इक्विपमेंट, ब्रैकेट में दिखा देना 80,000 माइनस 60,000। ऐसा तुम समझो 80,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इक्विपमेंट का वैल्यू था, एंड 60,000 एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इक्विपमेंट का वैल्यू है। तो इक्विपमेंट का वैल्यू कितना से डेप्रिशिएट हो गया? 20,000। ठीक है, इसके अलावा हम लोग को अदर एक्सपेंसेस भी दिख रहा है, तो हम लोग लिख देंगे टू अदर एक्सपेंसेस। मतलब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड या कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, बिल्डिंग बनाने से रिलेटेड, रोड को बनाने से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितना भी खर्चा है वो सारा खर्चा हमको पहले शुरू में ले लेना है। तो टू अदर एक्सपेंसेस कितना? 10,000। इसके अलावा हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। देखो हमने मटेरियल खरीदा कितने का? 2 लाख। इसमें से कितना का मटेरियल स्टोर्स में, स्टोर मतलब होता है गोडाउन, वापस गोडाउन में रिटर्न भेज दिया 30,000। तो अल्टीमेटली कितना मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, यूज हो गया कॉन्ट्रैक्ट में? 1,70,000। तो इसको शो करने का 2 तरीका है। अगर हम टू मटेरियल परचेज को इनर कॉलम में लिखते हैं 2 लाख और इससे लेस कर देते मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 30,000, तो आउटर कॉलम में कितना आता? 1,70,000। या फिर दूसरे तरफ तुम क्रेडिट साइड में दिखा दो बाय मटेरियल्स रिटर्न टू स्टोर, स्टोर का मतलब होता है गोडाउन, तो बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर कितना? 30,000। बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर इज नथिंग बट जस्ट लाइक परचेज रिटर्न 30,000। इसके अलावा तुम देखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तो लिख देंगे टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। मतलब बिजनेस का मैनेज करने का खर्चा, मैनेजमेंट रिलेटेड सारा खर्चा। तो टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस बोल रहा है 50% ऑफ वेजेस, मतलब 50% ऑफ, देखो वेजेस कितना है? 80,000।
तो 80,000 का 50% हो जाएगा 40,000। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट में देखो बेसिकली क्या है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितना भी खर्चा है उसको फर्स्ट पार्ट में लेना है। उससे परचेज रिटर्न हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एलिमिनेट कर दे रहे हैं। तो हमको पता चल जाएगा कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड खर्चा कितना हुआ। तो 2,80,000, 2,90,000, 3,10,000, 3,20,000, 3,60,000, 3,60,000, ठीक है, 3,60,000। उसके बाद यहां लिख देंगे हम लोग बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। नीचे डैश देके लिख देंगे कॉस्ट टिल डेट, मतलब जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ तब तक उसमें कितना खर्चा लग चुका था, कॉस्ट टिल डेट। ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। तो ये कितना आ रहा है, 3,30,000। लेकिन देखो क्वेश्चन में एक बात लिखा हुआ है कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट कितना महीना में खत्म हो गया। हमने रोड कितना महीना में बना दिया, 3 महीना में। तो जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और कॉन्ट्रैक्टर का टोटल खर्चा कितना हुआ, 3,30,000। तुम देखो एक चीज, कॉन्ट्रैक्टर ने मटेरियल कितना परचेज किया था, 2 लाख, पर उसमें से 30,000 का मटेरियल बच गया और वो वापस स्टोर में भेज दिया, अपना गोडाउन में भेज दिया। तो अल्टीमेटली उसका मटेरियल एक्सपेंस कितना, 1,70,000। एंड कुल मिला के टोटल खर्चा कितना, 3,30,000। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है, 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था। क्वेश्चन का सेकंड लाइन में लिखा था ये बात, 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, जो पहले ही एग्रीमेंट के नाम पे डिसाइड हो गया होगा। किसके बीच में, कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में डिसाइड हो गया होगा। तो 4 लाख रुपया का कॉन्ट्रैक्ट था और आज तक खर्चा कितना हुआ, 3,30,000। तो बाद बाकी प्रॉफिट दिखा देंगे, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है तो पूरा पैसा दे देगा कौन, कॉन्ट्रैक्टी। किसको, कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा उसका इतना खर्चा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से 4 लाख रुपए आएगा, तो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कितना, 70,000। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, मतलब सेकेंड टियर इसी के नीचे। इसको हम थोड़ा मिटा के लिख रहे हैं। तीन लाख 60,000, 3,60,000। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। उसी के नीचे सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हम लिख देंगे 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी, ठीक है। नीचे डैश लिख देंगे कॉस्ट टिल डेट, कितना, 3,30,000। अब तुम देखो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो क्या होगा, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी से पूरा पैसा मांगेगा। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी से जब पूरा पैसा मांगेगा तो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी को डेटर जैसा ट्रीट करेगा कि क्रेडिटर जैसा ट्रीट करेगा, डेटर जैसा ट्रीट करेगा, पैसा मांगेगा। कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है काम कंप्लीट हो गया, पैसा दे दो, तो कॉन्ट्रैक्टर अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कॉन्ट्रैक्टी को एज अ डेटर रेज करेगा। डेटर को हम लोग रेज करते तो डेटर को डेबिट कर देते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्टी को रेज करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम लिख देंगे बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। नीचे डैश देके लिख देंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, 4 लाख। बस क्योंकि पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है तो यहां पे कुछ भी नोशनल प्रॉफिट या फिर WIP प्रोविजन नहीं होगा।
जिन स्टूडेंट्स लोग का क्लास में से जिनको नहीं समझ में आया कि नोशनल प्रॉफिट क्या होता है, डब्ल्यूआईपी प्रोविजन क्या होता है, उनको नेक्स्ट सम में ये बात समझ में आ जाएगा। पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 4 लाख का था, 3,30,000 रुपया कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा हुआ था। तो कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि कंप्लीट हो चुका है तो कॉन्ट्रैक्टर पूरा प्रॉफिट बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर देगा और उसको क्या बोल के लिखेंगे, टू कॉस्टिंग पीएल, नीचे डैश देके प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। सो दिस कंप्लीट्स द सम। अब हम लोग आ जाते हैं उसका नेक्स्ट सम में। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 7। सम नंबर 7 तो क्या लिखा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ शांति कंस्ट्रक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कमेंस्ड एंड कंप्लीटेड, हाईलाइट कर लो वर्ड कमेंस्ड एंड कंप्लीटेड इन द ईयर 2014-15। मतलब यहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट लंबा नहीं चला, यहाँ पे जो भी हम लोग को बिल्डिंग बनाना था, जो भी रोड बनाना था, हमने उसी साल में शुरू किया और इस साल में कंप्लीट कर दिया। एंड लास्टेड फॉर 8 मंथ्स। तुम एक चीज समझो, अगर एक महीना में लगभग 30 दिन होता है तो 8 महीना में लगभग 240 दिन होगा। ये बात समझ में आ रहा है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट लास्ट किया है 8 महीना के लिए तो जो भी मशीन का डेप्रीशिएशन होगा, अगर मशीन पूरा 8 महीना यूज हुआ तो 8 ही महीने का डेप्रेशन होगा, 12 महीने का डेप्रेशन नहीं होगा। फिर लिखा है मटेरियल परचेज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने मटेरियल परचेज किया, कुछ मटेरियल हमारे पास पहले से था, गोडाउन में से इशू कर दिया था। वेजेस पेड। आर्किटेक्ट कौन होता है, जो आके चेक करता है कि हमारा बिल्डिंग सही से बना है कि नहीं, या फिर जिसने डायग्राम बना के दिया था, ठीक है, कि यहाँ पे बेडरूम बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा, उस तरह का। वेजेस ड्यू बट नॉट पेड को अंडरलाइन करके लिख लो, अनपेड वेजेस या फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस ड्यू बट नॉट पेड का मतलब क्या हो गया, अनपेड वेजेस या फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस। हायर चार्जेस का मतलब होता है भाड़ा वाला खर्चा। प्लांट इशूड ब्रैकेट में ओन मतलब खुद का प्लांट था, कुछ प्लांट मशीनरी हम लोग भाड़ा पे लेके आए थे और कुछ प्लांट मशीनरी हम लोग का खुद का था। तो सोचो डिप्रिसिएशन किसके ऊपर होगा, वही प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर होगा जो हमारा खुद का है, जो हम भाड़ा पे लेके आए उसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस। अब ये क्या होता है, देखो जब बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो जनरली एक छोटा बिजनेस या फिर एक मीडियोकर बिजनेस इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट खुद कंप्लीट नहीं कर पाता। जब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को किसी और को भी बांट देता है, सौंप देता है, और काम बांट के वो लोग काम को कंप्लीट कर देता है। समझो एक जगह पे मान लो एक साथ 10 ठो बिल्डिंग बनाना है, तो अगर हम अकेले 10 ठो बिल्डिंग बनाने का सोचेंगे तो कितना समय लग जाएगा, कितना पैसा लग जाएगा, उतना बड़ा रिस्क है, हम अकेले रिस्क कैसे ले। हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को बांट देंगे, किसी और को भी दे देंगे। तो सब कॉन्ट्रैक्ट, तो सब कॉन्ट्रैक्ट करवाने का चार्जेस कितना था, 30,000 रुपया। सुपरवाइजर को रखे थे जो देख रेख करेगा कि सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं, ईटा बालू चोरी तो नहीं हो जा रहा है। मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को कुछ मटेरियल रिटर्न कर दे, दिस इज नथिंग बट परचेज रिटर्न, दिस इज सिमिलर टू परचेज रिटर्न। एंड मटेरियल ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट या अदर कॉन्ट्रैक्ट 12,000। बिसाइड द स्पेसिफिक प्लांट स्टेटेड अबव, जो ऊपर में प्लांट दिया हुआ है, जनरल प्लांट कॉस्टिंग 1,20,000 वर ऑल्सो यूज फॉर 73 डेज। तो तुम देखो एक प्लांट तो हम भाड़ा पे लेके आए थे, उसके बाद एक प्लांट हम लोग का खुद का था, और इसके अलावा एक और जनरल प्लांट मशीनरी हमने यूज किया था 1,20,000 का, जो कितना दिन यूज हुआ था, 73 डेज के लिए यूज हुआ था। चार्ज डेप्रीशिएशन ऑन ऑल प्लांट्स एट द रेट 20% पर एनम। सम एक्स्ट्रा वर्क वर ऑल्सो डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज अग्रीड टू बी एनहांस्ड बाई 10%। अब देखो कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ एक्स्ट्रा काम कर दिया था, जो जो कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में नहीं लिखा था, कुछ एक्स्ट्रा काम कर दिया था कॉन्ट्रैक्टी के बोलने पे, तो इसलिए उसने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को 10% से बढ़ा दिया है। और देखो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, 3 लाख रुपया था, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अब बढ़ने के बाद कितना माना जाएगा, 3,30,000। तो स्टार्ट करते से हम हेडिंग दे देंगे इन द बुक्स ऑफ शांति कंस्ट्रक्शन। शांति कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट।
डेबिट एंड क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे टू मटेरियल्स परचेज या टू परचेज ऑफ मटेरियल्स। टू परचेज ऑफ मटेरियल्स लिख देंगे 1,20,000। उसके बाद लिख देंगे टू मटेरियल्स इशूड फ्रॉम स्टोर्स, ये लिख देंगे 30,000। उसके बाद है टू वेजेस पेड, इसको इनर कॉलम में लिखना टू वेजेस, क्योंकि एक अनपेड भी है तो इनर कॉलम में लिखेंगे 65,000। एड आउटस्टैंडिंग, एंड आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा, 5,000। एक लाइन के बाद दिया हुआ है एड आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो वेजेस ड्यू बट नॉट पेड है ना, वही है आउटस्टैंडिंग वेजेस। वो जो वेजेस ड्यू बट नॉट पेड है वही हो जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। उसके बाद आ जाएगा टू आर्किटेक्ट फीस, टू आर्किटेक्ट फीस कितना, 10,000। उसके बाद आ जाएगा टू हायर चार्जेस ऑफ प्लांट, तो टू हायर चार्जेस ऑफ प्लांट हो जाएगा 8,000। उसके बाद आ जाएगा देखो प्लांट इशूड ओन, तो जो प्लांट हमने इशू किया था ऑन आवर ओन वो कितने का है, 60,000। तो उसका डेप्रीशिएशन दिखा देंगे हम लोग, ऐसे लिख देंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट, कोलोन दे देंगे। इसके अंदर लिख देंगे ऑन रुपीज 60,000 एट द रेट 20% पर एनम फॉर 8 months। तो 60,000 का प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 20% के हिसाब से 8 महीने का डेप्शन कैलकुलेट करो। 60,000 का 20% होता है 12,000, 12,000 इंटू 8/12 दैट इज 8,000। इसको हम इनर कॉलम में लिखे ऐसे। इसके अलावा नीचे एक और प्लांट एंड मशीनरी था जो कितना दिन यूज हुआ था, वो प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 का था, उसके ऊपर भी 20% पर एनम के हिसाब से 73 डेज का डेप्रीशिएशन होगा। नाउ 73 डेज देखो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो 1,20,000 का प्लांट एंड मशीनरी है, उसके ऊपर 20% मतलब 20/100 इंटू 73/240, नहीं ये 20% का रेट जो है ना वो एनुअल रेट है, 365 ही होगा क्योंकि 20% का रेट ना एनुअल रेट है, तो एनुअल रेट है इसलिए 365। कितना आ रहा है, 4800। मतलब कुल मिला के डेप्रीशिएशन आ रहा है 12,800 रुपया। कुल मिला के डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट आ रहा है 12,800
800 रुपया। एक बार फिर बता रहे हैं, जो 60,000 का खुद का प्लांट था उसके ऊपर 20% के हिसाब से 8 महीने का डेप्शन 8,000, और जो 1,20,000 का प्लांट हम लोगों ने जनरल प्लांट लिया था उसके ऊपर 20% के हिसाब से 73 डेज का डेप्शन कैसे कैलकुलेट हुआ? 1,20,000 का 20% इंटू 73/365, क्योंकि साल में 365 दिन होता है, प्रोपोर्शनेट। नाउ उसके बाद लिखा है टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, ये भी ले लेंगे हम लोग, लिख देंगे टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस। तो सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस कितना है? 30,000 रुपया है। उसके बाद लिखा हुआ है टू सुपरविजन चार्जेस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितना भी खर्चा है वो सारा खर्चा हम लोग को डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देना है। टू सुपरविजन चार्जेस 36,000। इसके बाद देखो लिखा है मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, दिस इज नथिंग बट परचेज रिटर्न। तो इसको कहां दिखा देंगे? क्रेडिट साइड में। तो लिख देंगे बाय मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। बाय मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, और इसका अमाउंट है 10,000। उसके बाद आ जाएगा बाय मटेरियल ट्रांसफर्ड, बाय मटेरियल ट्रांसफर्ड टू अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जो मटेरियल बच गया और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में चला गया, मतलब बेसिकली ये मटेरियल इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज नहीं हुआ। तो यहां पे देखो हमने टोटल मटेरियल ले लिया था, कुछ परचेज किया था 1,20,000 का, कुछ गोडाउन से लाए थे 1.5 लाख का, सॉरी 30,000 का, तो कुल मिला के 1.5 लाख का मटेरियल हमारे पास था, जिसमें से 10,000 का मटेरियल हमने सप्लायर को भेज दिया, तो वो रिटर्न कर दिया, वो कंज्यूम नहीं हुआ, यूज नहीं हुआ, और कुछ मटेरियल हमने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट में भेज दिया। तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट में जो भेजा है उसका दाम कितना था? 12,000। इसके अलावा और कुछ फिलहाल अभी नहीं आएगा, तो बस यहां तक का हम लोग पहले टोटलिंग करेंगे, बैलेंसिंग करके देखो कितना आ रहा है कॉस्ट टिल डेट। तो 1,50, 70, 2,20,000, 2,30,000, 2,38,000, 2,38,000 और 12, 2,50,000, 2,50,000 और 2,80,000, 2,80,000 और 30, 3,10,000, 3,16,000, 3,16,800, 3,16,800, 3,16,800 माइनस 30,000, 22,000 माइनस 22,000 आ रहा है 294,800। तो इसको हम लोग लिख देंगे बाय बैलेंस CD, नीचे डैश देके लिख देंगे कॉस्ट टिल डेट बैलेंसिंग फिगर 2,94,800। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब तुम देखो सेकंड पार्ट में, क्या कॉन्ट्रैक्ट पूरा इसी साल में खत्म हो गया? क्या नेक्स्ट ईयर तक गया कॉन्ट्रैक्ट? नहीं गया, कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट ईयर तक नहीं गया। तो इन दैट केस क्या होगा? पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का हम लोग कंपेयर करेंगे कॉस्ट के साथ, पता चल जाए कितना प्रॉफिट है। तो तुम अगर ध्यान से देखो, कॉन्ट्रैक्ट, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था कितने का? ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 3 लाख का, तो उसको 10% से एस्केलेट किया जा रहा है, इसको बोलते हैं एस्केलेशन। एस्केलेट करने का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। जैसे देखो बाइक का, कार का एस्केलेटर होता है ना, इसको हम लोग एक्सेलेट करते हैं, मतलब स्पीड बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड एस्केलेटर भी तुमने देखा होगा शॉपिंग मॉल्स में, क्लियर। तो वैसे ही करके यहाँ पे एस्केलेशन क्लॉज है 10% का,
तो 10% से जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो बढ़ गया है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टी के कहने पे ही कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ एक्स्ट्रा काम कर दिया है। कॉन्ट्रैक्टर रिक्वेस्ट किया होगा, कॉन्ट्रैक्टर वो काम कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर उसका दाम भी जोड़ लेगा। तो 3,16,800 ये टोटल था फर्स्ट पार्ट का। उसी के नीचे हमको लिखना है टू बैलेंस बीडी। नीचे डैश देखे कॉस्ट टिल डेट कितना आया था, 2,94,800। और अगेन देखो फिर से कॉन्ट्रैक्ट उसी साल कंप्लीट हो गया। तो अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देगा, मतलब कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी से पैसा मांगेगा, तो कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर अपना बुक्स में किसको रेज करेगा डेटर जैसा, कॉन्ट्रैक्टी को। तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिख देंगे हम लोग बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। नीचे डैश दे के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10% से बढ़ गया है तो नीचे कैलकुलेशन दिखा देना, 3 लाख इंटू 110%। कोई भी चीज अगर 10% से बढ़ेगा तो वो 110% हो जाएगा, अगर 20% से बढ़ेगा तो वो 120% हो जाएगा, 15% से बढ़ेगा तो 115% हो जाएगा। इसलिए 3 लाख इंटू 110% करने पे आ रहा है 3,30,000। अब चेक कर लो कितना आ रहा है फाइनली आंसर। क्योंकि पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया था, इसलिए हम लोग पूरा प्रॉफिट शो कर देंगे कहां पे, कॉस्टिंग पीएल में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सम नंबर 8। नेक्स्ट सम देखो, लिखा है बैनर्जी कंस्ट्रक्शन एक्सेप्टेड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्कूल्ड बिल्डिंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ कितना लिखा है, 12 लाख लिखा है क्या? 12 लाख लिखा है तो ठीक है। द कॉन्ट्रैक्टी एग्री, देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टी एग्री किया है कि वो पे करेगा 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। अब ये वर्क सर्टिफाइड क्या होता है कि हमने पहला क्लास में देख लिया था, अभी फिर से बता देंगे। तो जितना वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा बाय द सर्वेयर, मतलब इंजीनियर जो बोलेगा कि इतना वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो जितना काम कंप्लीट हो जाएगा उसका 80% कैश पेमेंट कर देगा कौन, कॉन्ट्रैक्टी। किसको, कॉन्ट्रैक्टर को। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड द कॉन्ट्रैक्टर रिसीव, फर्स्ट ईयर का एंड में, देखो कॉन्ट्रैक्ट बहुत सालों तक चला, तो पहला साल का एंड में कॉन्ट्रैक्टर रिसीव कितना किया, 6 लाख रुपया। किससे, कॉन्ट्रैक्टर रिसीव किया 6 लाख रुपया, किससे, कॉन्ट्रैक्टी से। फ्रॉम द कंसाइनी, उसे याद है हम लोग, अच्छा तुम लोग तो अभी चैप्टर आया नहीं है, आगे चल के आएगा चैप्टर। तो कंसाइनी मतलब तुम समझो एजेंट, सेमेस्टर 4 में तुमको डिटेल में समझ में आएगा कंसाइनी क्या होता है। कंसाइनी मतलब होता है अभी के लिए एजेंट। एंड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर बहुत सारा मटेरियल से रिलेटेड खर्चा वर्चा दिया हुआ है, हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, सम हेडिंग दे देते हैं, इन द बुक्स ऑफ बैनर्जी कंस्ट्रक्शन। इन द बुक्स ऑफ बैनर्जी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, particulars amount,
particulars amount. Now सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिख देंगे टू मटेरियल्स, तो सबसे पहले लिख देंगे सारा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड खर्चा हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, लिख देंगे टू मटेरियल्स इशूड, तो टू मटेरियल्स इशूड कितना दिखाएंगे 2 लाख, ठीक है। उसके बाद टू लेबर चार्जेस, टू लेबर चार्जेस 1,20,000, मतलब टू वही वर्कर को पेमेंट वेजेस। फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट परचेज किया था हम लोगों ने 1.5 लाख रुपया का, और नीचे देखो लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20%, पर एनम नहीं लिखा, फ्लैट रेट है, तो लिख देंगे सीधा टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1.5 लाख रुपया का, सीधा 20%। यहां पे टाइम फैक्टर रेलिवेंट नहीं है क्योंकि यहां पे पर एनम नहीं लिखा हुआ है, तो 1.5 लाख का 20% हो जाएगा 30,000, ठीक है। उसके बाद ओवरहेड मतलब अदर एक्सपेंसेस, ओवरहेड एलोकेटेड मतलब टू ओवरहेड्स 40,000 रुपया। उसके बाद दिया हुआ है वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड, इसको हम लोग कहते हैं वर्क्स अनसर्टिफाइड, इसी को हम लोग कहते हैं वर्क्स अनसर्टिफाइड, जो सेकंड पार्ट में आएगा, अभी इसका कोई काम नहीं है। सुपरवाइजर्स को सैलरी दे रहे हैं तो वो भी फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा, टू सुपरवाइजर्स सैलरी, टू सुपरवाइजर्स सैलरी, जो कि कितना आ रहा है 24,000। इंजीनियर को भी फीस पे कर रहे हैं तो लिख देंगे टू इंजीनियर्स फीस पेड, टू इंजीनियर्स फीस पेड 16,000। टू अदर डायरेक्ट चार्जेस, टू अदर डायरेक्ट चार्जेस 20,000। क्लियर, तो ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट का हम लोग इसका टोटल कर लेंगे। तो करो कितना आ रहा है 3,20,000, 3,50,000, 3,90,000, 4,10,000, 4,14,000, 4,30,000, 4,50,000। चेक कर लो एक बार, कैलकुलेटर चला के चेक कर लो। 3,20,000, 3,50,000, 3,90,000, 4,10,000, 4,14,000, 4,30,000, 4,50,000, 4,50,000। तो क्रेडिट साइड पे भी हम लोग लिख देंगे बाय बैलेंस CD, नीचे डैश दे के कॉस्ट टिल डेट बैलेंसिंग फिगर 4,50,000, 4,50,000। इसी को हम लोग अब सेकेंड पार्ट में लेके आएंगे, नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में इसको लिखेंगे टू बैलेंस BD, नीचे डैश देके लिख देते हैं कॉस्ट टिल डेट 4,50,000। अब तुम एक चीज नोटिस करना, पिछला दोनों समय बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट इस साल कंप्लीट हो गया, बट इस समय ऐसा नहीं बोला, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन में एक लाइन लिखा है कि वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड, मतलब वो है वर्क अनसर्टिफाइड। तो कुछ वर्क अगर अनसर्टिफाइड होगा तो कुछ वर्क सर्टिफाइड भी होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अभी क्योंकि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ।
नीचे डैश दे के लिख देंगे वर्क्स सर्टिफाइड। अब इससे रिलेटेड देखो एक लाइन लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कॉन्ट्रैक्टी जितना वर्क सर्टिफाइड होता है ना उसका 80% पेमेंट कर देता है। किसको? कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टी जितना वर्क सर्टिफाइड होता है इंजीनियर द्वारा, इंजीनियर आके सर्टिफाई करेगा कि ये बिल्डिंग सही से बना है, ये पोर्शन सही से बना है, उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। तो कॉन्ट्रैक्टी जितना वर्क सर्टिफाइड होगा उसका 80% का पेमेंट कर देगा। किसको? कॉन्ट्रैक्टर को। तो कॉन्ट्रैक्टर को तुम देखो उस हिसाब से कितना रुपया हाथ में मिला है। कॉन्ट्रैक्टर को मिला है 6 लाख रुपया। क्वेश्चन का एकदम टॉप में लिखा हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर को मिला है 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपया मिला है कॉन्ट्रैक्टर को, और ये 80% के बराबर है तो डिवाइड बाई 80। ये 80% के बराबर है तो डिवाइड बाई 80 और इंटू 100 कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कि वर्क सर्टिफाइड कितना, जो 6 लाख रुपया मिला है वो 80% के बराबर है तो डिवाइड बाई 80 इंटू 100 करने पर पता चल जाएगा, जो कि आ रहा है 7,50,000। तो वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा 7,50,000। ये हो जाएगा वर्क्स सर्टिफाइड। अब लिख देंगे वर्क्स अनसर्टिफाइड। तो ध्यान से देखो वर्क्स अनसर्टिफाइड कितना, 30,000 रुपया। वर्क्स अनसर्टिफाइड कितना, 30,000 रुपया। तो ये टोटल हो गया 7,80,000। अब 7,80,000 में से 4,50,000 को माइनस कर दो, तो जो बच जाएगा वो हो जाएगा टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर। कितना? क्या यहां तक सबको क्लियर है? 3,30,000 टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन 3,30,000। ये हो गया सेकेंड पार्ट कंप्लीट। तो ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट, ये सेकेंड ईयर कंप्लीट। अब थर्ड ईयर मतलब इसके नीचे लिखेंगे तो हम मिटा के ऊपर लिख रहे हैं। $7,80,000 टोटल, यहां पे भी 7,80,000 टोटल। अब ये जो टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन है ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये लास्ट स्टेप है, बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और ये रहेगा 3,30,000। अब क्योंकि देखो पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो कॉन्ट्रैक्टर को पूरा पैसा भी नहीं मिला है, और क्योंकि पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्टर को पूरा पैसा नहीं मिला है, तो बीच में आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। क्योंकि पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा पैसा नहीं मिला, जाहिर सा बात है कॉन्ट्रैक्टी अगर कॉन्ट्रैक्टर को पूरा पैसा दे देगा तो अगला दिन से कॉन्ट्रैक्टर नहीं आएगा, काम छोड़ के भाग जाएगा वो। इसलिए कुछ पैसा हम लोग हमेशा रोक के रखते हैं, उसको बाद में देते हैं, उसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। जैसे तुम देखो यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड का कितना परसेंट पेमेंट कर दे रहा है कॉन्ट्रैक्टी, 80%। तो कितना परसेंट रोक ले रहा है, 20%। वो 20% हो गया रिटेंशन मनी जो कॉन्ट्रैक्टी अपने पास विद होल्ड रखेगा, और बिल्डिंग बन जाने के बाद एक साथ वो 20% अक्यूमुलेट जितना हुआ है रिटेंशन मनी वो पूरा पेमेंट कर देगा। किसको? कॉन्ट्रैक्टर को। अब कॉन्ट्रैक्टर जो है अपना अकाउंटिंग कर रहा है तो ये देख रहा है कि इसको पूरा पैसा तो मिला नहीं है, तो पूरा प्रॉफिट बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई श्योरिटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर अनसर्टेन है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? ऑलवेज रिकॉर्ड फ्यूचर
लॉसेस बट नेवर रिकॉर्ड फ्यूचर एंटिसिपेटेड इनकम और गेन। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2-3 लाइन का जगह छोड़ दो, 2 से 3 लाइन का जगह छोड़ दो, 2 से 3 लाइन का जगह छोड़ के सबसे पहले लिखो वर्किंग नोट 1। जैसे हम इतना स्पेस छोड़ दे रहे हैं, इतना स्पेस छोड़ने के बाद यहां लिख रहे हैं वर्किंग नोट 1, लिखो कैलकुलेशन फॉर परसेंटेज ऑफ वर्क्स सर्टिफाइड, कैलकुलेशन फॉर परसेंटेज ऑफ वर्क्स सर्टिफाइड। तो उसमें लिखेंगे परसेंटेज ऑफ वर्क्स सर्टिफाइड इज इक्वल्स टू वर्क्स सर्टिफाइड होल डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होल इनटू 100। तो जैसे हमारा वर्क सर्टिफाइड आया था 7,50,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखो क्वेश्चन बता दिया था 12 लाख, मतलब 12 लाख रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 7,50,000 का वर्क सर्टिफाइड हो चुका है। तो कितना परसेंट वर्क सर्टिफाइड है, कैलकुलेट करो। 62.5 या कुछ और, 62.5%। मतलब हमारा जो काम है वो 50% से ज्यादा कंप्लीट हो गया है। देखो दिस इज मोर देन 50%। हमारा जो वर्क सर्टिफाइड है वो 50% ज्यादा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 90% से कम है। ये 50 से ज्यादा है बट 90% से कम है, इसलिए हम लोग 2/3 प्रॉफिट शो करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। हम नोट्स में लिखवा दिए थे सार बार। तो वर्किंग नोट 1 ये हो गया। अब लिखेंगे वर्किंग नोट 2। लिखो वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट्स टू बी recognized in costing PL, calculation for profits to be recognized in costing PL। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे since percentage of works certified is 62.5%. 62.5% is more than 50% but less than 90%, comma therefore profits to be transferred to costing PL is calculated as under is calculated as under तो यहां लिखेंगे 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट into cash received by works certified।
2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव बाई वर्क सर्टिफाइड। तो नोशनल प्रॉफिट कितना आया था? 3,30,000। कैश रिसीव क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? 6 लाख। और वर्क सर्टिफाइड था 7,50,000। बेसिकली अगर हम लोग 6 लाख बाई 7,50,000 करेंगे ना तो 80% ही आएगा, क्योंकि कैश रिसीव था 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो तुम सीधा चलाओ कैलकुलेटर, 3,30,000 का 2/3 जो कि होगा 2,20,000, 2,20,000 का 80% जो कि होगा 1,76,000। ये आ रहा है 1,76,000। मतलब कॉन्ट्रैक्टर अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना प्रॉफिट शो करेगा? 1,76,000, और रिमेनिंग प्रॉफिट का प्रोविजन बना देगा। तो अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट में, यहां लिख देंगे टू कॉस्टिंग पीएल। नीचे डैश देके प्रॉफिट कितना? 1,76,000। और इधर पे 2WIP, नीचे डैश देके लिख देंगे प्रोविजन, बैलेंसिंग फिगर। तो 3,30,000 में से 1,76,000 का अगर हम लोगों ने प्रॉफिट शो कर दिया पीएल में, तो कितना प्रॉफिट पीएल प्रोविजन बना देंगे? 1,54,000। ये हमने प्रोविजन बना दिया, क्योंकि कभी तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ नहीं है, तो ये प्रॉफिट मेरा हम लोग बुक्स अकाउंट में शो नहीं करेंगे, इसको भी रोक के रखेंगे। दैट्स इट।